बोल के और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा की आग धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन सियासी आग लगातार भड़क रही है। मुर्शिदाबाद की हिंसा पर बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता को घेरा। दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप मढ़ा, साथ ही नसीहत दी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन योगी की नसीहतों पर ममता भड़क उठी। पश्चिम बंगाल के इमामों के साथ संवाद के दौरान ममता योगी पर ही भड़काने का आरोप लगाने लगी। बीजेपी पर दंगे कराने के आरोप मढ़ने लगी। हालांकि सियासत के बीच आज वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यही इस मसले का फैसला होगा। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में हिंसा थमेगी, और सवाल यह भी कि क्या बुलडोजर चलेगा तभी दंगाइयों में डर होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ के नाम पर जिन्होंने बंगाल को जलाया, विरोध के नाम पर जिन्होंने मुर्शिदाबाद को सुलगाया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, हिंदुओं को निशाना बनाया, उन दंगाइयों का इलाज क्या है? उन बवालियों की सजा क्या है? इस सवाल का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी ने बताया कि कैसे बंगाल की हिंसा रुकेगी, कैसे आगजनी थमेगी, कैसे दंगाई ठंडे होंगे, कैसे उपद्रवी पस्त पड़ेंगे। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। दंगाइयों को ठंडा करने की योगी की नसीहत पर ममता तिलमिला उठी है। योगी के बयान पर बौखला उठी है। ममता ने योगी पर यह बयान तब दिया जब वक्फ कानून के विरोध में भड़की मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद वो पश्चिम बंगाल के इमामों से मिल रही थी, वक्फ कानून से लेकर मुसलमानों से बात कर रही थी और इस दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही थी। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी, फराक्का, शामशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा दे रहा है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। पश्चिम बंगाल में सियासी गलियारे का पारा चरम पर है और ये सियासी तपिश तब और बढ़ने लगी जब देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। उन्होंने नए वक्फ कानून की खामियां गिनाई। कपिल सिब्बल ने कहा, कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून से सरकारी दखल बढ़ेगा। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है। अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है। सुप्रीम कोर्ट एक एक कर सबकी दलीलों को सुन रहा है, लेकिन वक्फ एक्ट पर सुनवाई के बीच सियासी गलियारा भी फूंक तप रहा है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो
हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहां जाएंगे। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठा है, लेकिन सवाल है कि नए वक्फ कानून से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या साजिश के तहत हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है? क्या जानबूझकर बंगाल को सुलगाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्फ कानून के विरोध में लगातार कई तर्क अपने रखे जा रहे हैं, दोनों पक्षों से अपनी बातें रखी जा रही हैं। मुर्शिदाबाद से लोग गंगा नदी पार करके मालदा पहुंच गए, वहां पर शरण लिए बैठे, कब वापस जाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त हो रही है। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में भड़की हिंसा पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जुड़ रहे हैं, जो कि जो चर्चा हुई थी, जेपीसी बनी थी, उसके चेयरमैन। बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल जगदम्बिका जी आपसे मेरी तरफ से, वक्फ कानून पर काफी हाय तौबा मची हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आज ये सरकार ने इस कानून को सीधे पास कराने के बजाय खुद इसके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये कानून ट्रांसपेरेंट बने, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो, तो जेपीसी का गठन कर दें। जेपीसी का गठन स्पीकर ओम बिरला जी ने किया। 6 महीने हम 284 डेलीगेशन से मिले, 38 बैठकें किया, 113 घंटे से ज़्यादा बैठकें हुई। तो इतना सुविचारित स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होने के बाद पार्लियामेंट में यहाँ 12 घंटे हुआ, दूसरे हाउस में 13 घंटे हुआ, 11 बजे से रात को 2:30-3 बजे तक। तो इतने के बाद ये कानून पारित हुआ। और जो 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार में जो सेक्शन 40 जोड़ दिया था वक्फ अमेंडमेंट करके, जिसमें वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को चाहे डीड हो या ना हो वक्फ घोषित कर सकती थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये आर्टिकल 300A संविधान के राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर ओवरराइड कर रहा था, उसको हमने ख़त्म किया सेक्शन 40 को। तो आज ये विधि सम्मत हमने बनाया, संविधान सम्मत बनाया है, तो आज फैसला हो जाएगा। निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करके और जो पार्लियामेंट से पारित हुआ है उसको अप्रूव करेगी। 40 को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए राशिद अल्वी जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल में हिंसा हुई है वक्फ कानूनों को लेकर। राशिद जी, बंगाल हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? हिंसा को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बग़ैर अपोजिशन से कंसल्ट किए, बग़ैर मुस्लिम रिलीजियस लीडर से कंसल्ट किए वक्फ एक्ट ना बनाते तो मुर्शिदाबाद नहीं होता। लेकिन इतनी चर्चा तो हुई थी, जेपीसी में हुई और दोनों सदनों में। खैर जगदम्बिका जी, वक्फ कानून का कई मुस्लिम संगठन और नेता विरोध कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस पर? मैं कह रहा हूं कि अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो अगर इनको देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, तो उस सर्वोच्च न्यायालय का एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जल रहा है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। वो पिता पुत्र खींच के घर से मार दिए गए, उनके घर पे जाने के बजाय ममता बनर्जी, या जो बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर गए मुर्शिदाबाद से मालदा, उनको वापस लाने के बजाय वो मौलानाओं से, इमामों से मिल रही। तो इससे साफ है कि तुष्टीकरण कर रही हैं, अगले साल के चुनाव में मुसलमान को वोट बैंक समझ रही हैं। और उस दंगाओं में ये प्रोटेस्ट नहीं है कि आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा देश में, ये एक दंगे हो रहे हैं कि लोग घरों को छोड़ने मजबूर हो रहे हैं। ये हिंसा है, हत्या है। और उसके बाद उसमें शामिल कौन लोग हैं? बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिनको डिपोर्ट करना चाहिए वेस्ट बंगाल सरकार को बांग्लादेश में। आज उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, वोटर बना रहे हैं। तो अब अगर घुसपैठियों को वोटर बनाया जा रहा है, तो इससे साफ है कि आज केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। राशिद भाई, बीजेपी आरोप लगा रही कि वक्फ के विरोध के बहाने बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। ये मसला हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हर मसले को वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे देती है। जो कुछ हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहा है
वो भारत सरकार के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रहा था, क्या वो हिंदुओं के खिलाफ था? भारत सरकार के खिलाफ था। वक्फ एक्ट से किसी हिंदू कम्युनिटी का कोई वास्ता ही नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम सवाल कहां से आ जाएगा? ये प्रोटेस्ट सिर्फ भारत सरकार के खिलाफ है। लेकिन वहां पर इसकी वजह फिर हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर जगदम्बिका जी, ममता बनर्जी कह रही है अगर बांग्लादेश ने घुसपैठ करके हिंसा फैलाई तो सरहद पर सुरक्षा बलों ने क्यों नहीं रोका? अच्छा, अरे मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ है, घुसपैठिए वो आ चुके हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या बड़ी संख्या में बंगाल में हैं, उनको निकालने की कार्रवाई उनको करनी चाहिए। और आज उन बॉर्डर पे पूरी सुरक्षा है, आज बॉर्डर पे हमने रोक रखा। लेकिन जो बंगाल अंदर जल रहा है वो जिम्मेदारी किसको है शांत करने की? वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो इससे साफ है कि वो केवल इस पे आई वॉश करने की बात कर रही हैं, एक केंद्र पे आरोप लगा रही हैं। आखिर इसलिए कि आज एक कानून बना जिससे उस वक्फ के कानून से अगर गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, महिलाओं को, आर्फन को, बच्चों को अगर उसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, जो लोग मुतवल्ली वक्फ की रेलवे और सेना के बाद की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी 40 लाख से ऊपर थी, उसको बेच रहे थे, तो आज उसके बाद उनके साथ खड़ी है। ठीक है राशिद जी, 3 हत्याएं हुई हैं अब तक, बंगाल जल रहा है, हिंसा रुक नहीं रही, क्या ये सरकार का फेलियर है, ममता सरकार का? किसी भी स्टेट के अंदर कोई काम अच्छा या बुरा होता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है। गुजरात के अंदर हजारों आदमी मारा गया था 2002 में, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे? अगर गुजरात कम्युनल राइट की जिम्मेदारी मोदी जी लेते हैं तो बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी को ले लेनी चाहिए। चलिए, गुजरात और बंगाल का कंपेयर भी आपने यहां पर कर दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, केतन जायसवाल कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नीलांजन दास टीएमसी के लीडर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साजिद रशीदी साहब जाना माना चेहरा है, इस्लाम के जानकार, और सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ बंगाल शांत होने की तरफ आगे अब कदम बढ़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि हम हैरान हैं कि ऐसी हिंसा हो रही है, हम पर यकीन रखें, फैसला हम यहीं से होगा, तो नजर यहां पर रखें। लेकिन बंगाल की क्या स्थिति आपकी नजर में? कौशल कांत मिश्रा। राजीव जी, अभी मैं राशिद अलवी जी को सुन रहा था, उन्होंने क्या 2-3 चीजें बोली। पहली चीज बोली कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इस बात को अगर कांग्रेस के सीनियर लीडर आंखें बंद कर ले रहे हैं और वहां से हिंदू पलायन हो रहा है, सारी रिपोर्ट्स मीडिया की आ रही है, आपने भी टोका इवन, उसके बाद भी अगर कांग्रेस सेलेक्टिवली हिंदुओं के ऊपर होने वाले हमले को हिंदू मुसलमान नहीं मान रही है और वो ये कह रही कि सरकार के खिलाफ हमला है तो हिंदू क्यों पलायन हो गए। कांग्रेस के दूसरा राशिद अलवी जी ने कहा कि अगर ये वक्फ बिल नहीं लाया गया होता तो मुर्शिदाबाद नहीं होता। मतलब ये तो सीधे सीधे आर्म ट्विस्टिंग और धमकी देने की बात कर रहे हैं कि चूंकि वक्फ बिल लाए इसलिए दंगा हुआ। तो राशिद अलवी जिस तरीके से कंफ्यूज स्टेटमेंट दे के गए, उसी से पता चलता है कि कांग्रेस कितनी कंफ्यूज पार्टी है और तुष्टीकरण की वजह से उसने आंखें बंद कर रखी है। और जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहा गया, मैं 2 आंकड़े रखना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल जब इंडिपेंडेंस के बाद बना था तो उसमें जो हिंदू की आबादी थी वहां पर वो 12% क्या, मुस्लिम पॉपुलेशन 12% के आसपास थी और हिंदू पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल यानी आज का पश्चिमी बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है वो 30% थी आज। और ये आंकड़े 2011 के बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई मुस्लिम की लगभग 27%। कुछ जगहों पर जैसे मुर्शिदाबाद में वो पॉपुलेशन 63% के आसपास हो गई है और वहीं पर बांग्लादेश को देखिए, वो पॉपुलेशन हिंदुओं की घट करके 8% हो गई है। एक तरह से ये कहें कि सेलेक्टिवली
हिंदुओं का नरसंहार कहें, माइग्रेशन कहें, बाइकॉट कहें, उनको वहां नहीं रहने दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो करेंगे, पर ना वो जम्मू कश्मीर में रोक पाए, ना वो वेस्ट बंगाल में रोक पाए, ना वो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां से हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी जगह को छोड़ रहे हैं। तो इस बात पर आंखें बंद कर लेना कि ये पॉपुलेशन एक्चुअली हिंदू मुसलमान की नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक तरह से गलत है, छलावा है। जो प्रॉब्लम है, जब तक आप उसको मानोगे नहीं तो आप उसको एड्रेस कैसे करोगे? यानी आप ये कहते हो कि कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, पर हर जगह जहां पर भी ऐसा होता है वहां से हिंदू पॉपुलेशन ही माइग्रेट क्यों कर रही है? आप आंखें इसलिए बंद कर लें कि संविधान ये कहता है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हम हिंदू को हिंदू और मुसलमान को मुसलमान की तरह नहीं देखेंगे, तो फिर कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नीलंजन दास, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, नीलंजन दास, टीएमसी से ओके, ओके, पड़ेगा, कौशल भाई, ठीक है, कुछ उसका इलाज कर ठीक पाएंगे। है, कौशल भाई। अब नीलंजन दास जो कि टीएमसी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, नीलंजन दास, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ, 24 परगना में जो हुआ, जहां गिरफ्तारियां भी हुई, वहां पर स्टेट की मशीनरी फेल हुई? अगर फेल नहीं होती तो हाईकोर्ट को पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं भेजनी पड़ती सेंट्रल की? देखिए, आप पहली बात, आपको पता नहीं है कि हिंदू वहां से मालदा क्यों जा चुके हैं, ये आपको नहीं पता। करीबन 400 लोग मालदा जा चुके हैं, और इसका वजह है कि वहां पर एक र्यूमर फैलाया गया बीजेपी के तौर से कि मुसलमान लोग पानी में वो विष मिला रहे हैं। ये नई कहानी है। नहीं, यही कहानी है, यही पता चली आज, पहली बार सुनी मैंने। और आपको ग्राउंड रिपोर्ट कुछ पता नहीं है क्या? हमारे संवाददाता हैं, हमारे सारे संवाददाता हैं। नीलंजन, यू कैन नॉट आउटराइटली रिजेक्ट अस। हमारे संवाददाता वहां हैं, हमें सेंट्रल फोर्सेस दिख रही हैं। अदरवाइज कैरी ऑन सर। आपको पता होता, यही कारण है कि बीजेपी पैसा देकर लोगों को धूलियान से मालदा बेच रहे हैं, और इसमें अगर किसी का फेलियर है वो बीएसएफ का है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया था, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बीएसएफ को रिक्वेस्ट किया कि आप सिचुएशन को संभाले, और बीएसएफ कर भी रहे थे। लेकिन एक सेक्शन ऑफ बीएसएफ वो रिस्पॉन्सिबल है, ये बांग्लादेशी जो टेररिस्ट या कुछ भी कहे, जमाती, जो आकर ये सब दंगा फसाद करके वो सब फिर लौट नीलंजन, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आज मैं कहीं कम्युनल वायलेंस में पहली बार किसी स्टेट की लीडरशिप से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका नाम घसीटते हुए देख रहा हूं। नहीं, क्योंकि वो इन्वॉल्व है, और ये बीजेपी का साजिश है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो बीजेपी ने रचा है। नहीं, कुछ दिन में आप आर्मी को भी बोल देंगे, आर्मी ये करवा रही है। इसके लिए देखिए, दो या तीन, एक को तो बीएसएफ ने ही गोली करके मारा है, एक मुस्लिम लड़के को। ये तो आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, यही रिपोर्ट है। और जो बांग्लादेशी जो आके वहां पर जो ये क्या, अच्छा, उस लड़के को बीएसएफ ने मारा, ये आप कह रहे हैं? वो दो जो पिता पुत्र हैं जिनकी घर में लाश मिली, उनको किसने किया? आ रहा हूं जिन्होंने, मैं आ रहा हूं, वो उनको मारा है कालू, दिलवर और इस तरीके का कोई नाम है। 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और ये क्यों हुआ है? आप अभी तक इस बात को नहीं मान रहे हैं सर। लेट मी टेल यू, ये ऑनर किलिंग का मामला है। नहीं, आप उलझा रहे हैं। अब आप सारी चीजें उलझा रहे हैं। ये मुर्शिदाबाद में जो हो गया, ये सब कुछ हो गया। मैं आ रहा हूँ। सुमित पीर मेरे साथ। नहीं, अभी सुमित पीर को लाता हूँ। नहीं, मैं आपको काट नहीं रहा हूँ, बट आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सुमित पीर, ये क्या वही इश्यू है जो टीएमसी के लीडर नीलंजन कह रहे हैं? क्या बीएसएफ इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में? क्या हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस डालो वहां पे, तब जाके पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हैं, अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं? वहां पुलिस अब तक कुछ क्यों नहीं कर पाई? सुमित पीर। राजीव भाई, शो पे बुलाने के आभार। कुछ चीजों को तथ्यों के साथ सामने रखूंगा, 1 मिनट और दीजिएगा, आपसे निवेदन है। फैक्ट्स पर बात कीजिएगा।
हाँ, एक बात है, आज 35 साल पहले कश्मीर में हिंदू का पलायन हुआ, 35 साल बाद फिर तेरी कहानी याद आई, बंगाल में हो रही है। आज ये कहां पलायन हो रहा है? ये कह रहे हैं कहां पलायन हुआ? दे रही थी बीजेपी। तो कश्मीर में भी बीजेपी ने पैसा दिया था क्या हिंदू को निकलने के लिए? अरे कहां पलायन हो रहा है? कश्मीर से मुझे बताओ किस अकाउंट में पैसा दिया था, कहां पैसा दिया था? आज इनकी हकीकत ये है, ये पैसा दे रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं, बीएस सब पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। हाईकोर्ट पे इनका भरोसा नहीं, शासन प्रशासन किसी पे भरोसा नहीं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था 100 मुसलमानों का घर हो, एक हिंदू नहीं रह सकता, 100 हिंदुओं का घर हो, एक मुसलमान बेढंग कैसे रह सकता? आराम से रह सकता है। 66% मुस्लिम आबादी में हिंदू नहीं रह सकता। और आज इनके माइनॉरिटी पैनल के जो चीफ है, एक्स एमपी है, वो कह रहे थे ये तो होना ही था, वेस्ट बंगाल से पूरे भारत को संदेश जाएगा, इस वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे थे। आपने अमेंडमेंट बिल हमारी मर्जी के किसने कहा नाम बताइए? ये मैं आपको बता रहा हूं, जो माइनॉरिटीज इनके पैनल के हेड है, ममता बनर्जी की जो मीटिंग हुई है उससे कुछ टाइम पहले, वो एक्स एमपी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं, आपकी टीम पीसीआर नाम ढूंढ के दे सकती है। उन्होंने कहा कि ये जस्टिफाई कर रहे थे, होना ही था, और वेस्ट बंगाल से पूरे देश को संदेश जा रहा है। और राशिद अलवी जी भी दबे लफ्जों में कुछ यही कह गए, पूरे देश को संदेश जा रहा है। सर एक भाई, मोदी जी के हाथ में हिंदू इस देश पे किराएदार है क्या? हिंदू कहा जाएगा? आप हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, आप हिंदुओं को मारने काटने का काम करो और कह रहे हो ये ऑनर किलिंग है। ये ऑनर किलिंग था। नीलंजन, आप दो स्टोरी ला चुके हैं अब। एक तो आपने उन दो बाप बेटे की ऑनर किलिंग बता दी है। राजीव भाई, आज पता लगा इंडिया ने नहीं कहा, पर ये सब क्या, ये नीलांजन भाई और इनकी पार्टी सब क्या, बाकी सब झूठे। मतलब उस मुस्लिम युवक की मौत बीएसएफ की गोली से हुई, लेकिन यहां हिंदू पिता पुत्र की मौत ऑनर किलिंग हो जाती है। मैं केतन जायसवाल कांग्रेस के मेरे स्पोर्ट्स पर्सन मेरे साथ जुड़े। केतन जायसवाल जी, ठीक है सुमित, केतन जायसवाल जी, अधीर रंजन बाबू का मैंने स्टेटमेंट सुना है। अधीर रंजन बाबू ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है, यह पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है। क्या आप भी वही कहते हैं, या फिर आपको भी राशिद भाई की तरह, राशिद अलवी की तरह लगता है? नहीं, इसमें कोई दोमत नहीं है कि किसी भी राज्य में, वो चाहे गुजरात हो या फिर बंगाल हो, जहां किसी प्रकार की हिंसा होती है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार का विषय है, इसमें कोई दोमत नहीं है। और आज बंगाल में जो ये घटनाएं हुई है, इसकी जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर जरूर टीएमसी को लेनी पड़ेगी। और मैं जो पैनल देख रहा हूं, मैं आपको बताऊं, बड़े यकीन से कह सकता हूं कि इस पैनल में आप सभी का सम्मान करते हुए कि शायद मुझसे ज्यादा इस मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ना कोई गया है, ना कोई इसके बारे में जानता। मैं प्रत्येक ब्लॉक में लोगों को पहचानता हूं। तो ये जो एक मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसा एक जिला जिसको आज इतना बदनाम किया जा रहा है, जैसे वो अफगानिस्तान ऐसा हो गया है, ऐसा, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट बिना इंटरप्टेड दें तो मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। 2 मिनट आपके, बोलिए जी। ये शुरू कैसे हुआ, आज इसकी क्या स्थिति है? देखिए, बंगाल में हमारे यहाँ ना, हम कभी भी जात और धर्म की राजनीति, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता हमारे बंगाल में थी ही नहीं। ये बंगाल में आई है भाजपा के हाथों, और भाजपा बंगाल में आई है तृणमूल के हाथों। जब बंगाल में भाजपा नहीं थी, उस समय बंगाल में सांप्रदायिकता नहीं थी, और जब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, तब बंगाल में भाजपा नहीं थी। तो तृणमूल कांग्रेस ने एक मुस्लिम वोट बैंक को हमेशा साधे रखने के लिए एक आर्टिफिशियल, एक यहाँ शत्रु तैयार किया है बीजेपी आरएसएस के नाम पर, और यहाँ इसी की राजनीति होती है। सांप्रदायिक राजनीति का इन्होंने फल चखा है। 2021 के चुनाव में हमने देखा है कि जहां दोनों लोग सीए एनआरसी पर लड़ते हुए टीएमसी का भी वोट बढ़ गया, इतने भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी तृणमूल का भी वोट बढ़ गया, और बीजेपी 3 से 73 हो गई, वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। तो अब ये सिचुएशन यहाँ इनके, जैसे कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग गया, इनके भी मुंह में खून लग गया। अब ये हमेशा हर राजनीति के पहले यहाँ सांप्रदायिक राजनीति करके, ध्रुवीकरण करके अपने अपने वोट बैंकों को साधने की राजनीति है। यहाँ मैं आपको बताऊं, एकदम विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ, तथ्यों के साथ मैं आपको कहता हूँ, वक्फ का जो आंदोलन हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, और मुर्शिदाबाद में भी उन क्षेत्रों में, जो चाहे सूती का क्षेत्र हो, रघुनाथगंज जंगीपुर का क्षेत्र हो, शमशेरगंज का क्षेत्र हो, या फिर उससे लगा हुआ आपको धुलियान का क्षेत्र हो, कहीं भी जो लोग वक्त के विरोध में जो आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ और ये जो उपद्रवी है, इनका कोई संपर्क नहीं है। अच्छा केतन जायसवाल, आपकी बात अभी मैं लगातार सुन रहा हूं। मुझे ये बताइए केतन, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या यह बीएसएफ ने करवाया है?
जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का स्टैंड क्या है? तो आखिर क्या कहेगी टीएमसी? ये थोड़ी कहेगी कि हमारी पुलिस निकम्मी है। बंगाल की जो पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, उनकी निकम्मेपन के चलते ये जो मामला एक दिन में, एक घंटे में, अरे प्रोटेस्टर केतन भाई, रुक आपका सकता एमपी था। क्या कर रहे थे? आपका MP होल्ड इट निरंजन, होल्ड इट निरंजन प्लीज। केतन, निरंजन होल्ड इट सर, क्या कर रहे थे? होल्ड इट। मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी केतन जल्दी बताइए, ये बीएसएफ ने किया है क्या? दिल्ली से फेसबुक कर बिल्कुल रहे नहीं। थे। हमारे देश के जो सैनिक हैं ना, वो बड़ी मेहनत से देश की बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। जरूरत पड़ने पर बाढ़ से लेकर हर प्रकार की मिलिटेंसी, हर प्रकार की सिचुएशन के सामना करते हैं। ये बड़ी ओछी राजनीति है बीएसएफ पर आरोप लगाना। ठीक है साजिद रशीदी साहब, निरंजन आपने कह दिया, अभी मैं अपने सारे मेहमानों से बात कर लूं, उसके बाद आता हूं। प्रश्न ही आपको पता ही नहीं कि You guys are incompetent. You guys, due to your incompetence, due to the incompetence of your police, this situation has gone to this level. What was your MP doing? आपका MP क्या कर रहे थे? Our MP was always trying ईशा to खान चौधरी कहाँ थे? Adhir Ranjan Chaudhary is not an MP. Still, Adhir Ranjan Chaudhary goes there and has appealed to the people. Who is Adhir Ranjan Chaudhary? Who is Adhir Ranjan Chaudhary? Adhir Ranjan Chaudhary is member of Congress Working Committee. He was elected 5 times. That's his, good luck to him. वो MP नहीं है, MP है ईशा खान चौधरी। ईशा खान चौधरी कहाँ थे? आप बताइए। ईशा खान चौधरी वही थे, आपकी पुलिस ने उनको घुसने नहीं दिया। अरे कब आए यार? दंगा हो जाने के बाद आ रहा हूँ निरंजन, आ रहा हूँ। ठीक है काम डाउन। मैं बड़ी खबर ले लेता हूँ जरा। ठीक है, बड़ी खबर ले रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ साजिद रशीदी के पास। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों में बड़े फर्जीवाड़े की बात भी सामने आ रही है। वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का छत्तीसगढ़ में खुलासा हो रहा है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री की बात सामने आई। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, A to Z बेकरी, इसके नाम से फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई। पगारिया ज्वेलर्स के नाम समेत 14 अवैध रजिस्ट्री का आरोप है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे जो हो रहा है उसके बीच में यह पता चला छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से ज्यादा की इस सब फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया और ये सारे नाम सामने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें भी खुलकर सामने आनी चाहिए। अवैध कब्जा करने वाले 400 लोगों को नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश शासन काल में कुछ लोगों ने वक्फ से संपत्ति को किराए पर ले लिया था, लेकिन अब खुद उसे अपनी बताने लगे। मोवा मस्जिद के पास अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा A1 बेकरी ने पुरानी मद्रासी बिल्डिंग, फैजल खान पठान बाड़ा और पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात करें 832 संपत्तियां हैं। बिलासपुर में 1401, दुर्ग में 125, बस्तर में 55, राजनांदगांव में 300, कोरबा में 44, धमतरी में 312, गरियाबंद में 943, सरगुजा में 226 और सूरजपुर में 354। बहुत अच्छी बात है, सर्वे हुआ और इससे ये पता चला कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें कम से कम वक्फ की संपत्ति को हड़पने वाली भी हैं, जिनमें फर्जी रजिस्ट्री करके वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया और बाकायदा छोटी मोटी जगह नहीं, बड़ी बड़ी जगहों को कब्जे में ले लिया गया और अब अपना बताया जाना भी शुरू कर दिया गया। इस सर्वे से कम ये बात तो साफ हुई कि कहां पर कब्जा हो रहा है और कहां पर कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, साजिद रशीदी का मैं रुख कर लेता हूं। साजिद रशीदी, दो चीजें आपके सामने रखता हूं और दोनों पर ही आपके सवाल यहां पर मैं आपके जवाब में सुनना चाहूंगा और सभी लोग 2 मिनट साजिद रशीदी को भी सुने। पहला तो ये, क्या वक्फ का कानून पूरी तरीके से ऐसा है कि बंगाल इतना दहल जाए, वहां के इस्लाम के मानने वालों को इतना भड़का दिया जाए कि वो जलता रहे कई दिनों तक? क्या उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है? और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो हैरान है, वो इस बात से परेशान है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा, सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट सभी को सुन रहा है, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? साजिद रशीदी, आपके 2 मिनट। देखिए, एक चीज समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ममता बनर्जी ने साफ आकर कहा है सबके सामने
कि मैं हूं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा। जब किसी भी स्टेट का सीएम इस बात को कह दे कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, तो फिर वहां हिंसा का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, वहां लोगों को सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए, एकदम वहां लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां लोगों को जो है इस तरह की संपत्तियां नहीं जलाना चाहिए। ये क्यों किया, किसने किया? ये सरकार और सरकार के मंत्रियों की मिलीभगत है। देखिए आप सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान देखिए और इनके दूसरे मंत्री का बयान देखिए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने आकर कहा कि मुसलमान के खिलाफ बिल पास हो तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं निकलेगा, और मुसलमान सड़कों पे निकल गया। सवाल यह है कि इस बात को एक्सेप्ट करने में ममता बनर्जी को इतना वक्त क्यों लग रहा है कि हाँ ये सरकार का फेलियर है। कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों सरकारें जो हैं, ये दोनों पार्टियां जो है मुसलमानों को भड़काने पे लगी हैं, मुसलमानों को सड़कों पर लाने पे लगी हैं। अगर ये ईमानदार हैं मुसलमानों के लिए, मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, देखिए। मैं दिल्ली में बैठा हूं, यहां दिल्ली में ये 250 बीघा जमीन है, 250 बीघा जमीन, एक आध बीघा नहीं है, 1000 2000 गज नहीं है, 250 बीघा जमीन, बहुत बड़ा एरिया, 1970 के गजट में मौजूद है। कांग्रेस जिस वक्त यहां केंद्र में सरकार चलाती थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, ये 250 बीघा जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण नहीं, कब्जा कर लिया, अनऑथराइज कब्जा कर लिया, सॉरी, अधिग्रहण नहीं, अनऑथराइज कब्जा कर लिया। ये लिस्ट पे लिखा है बाकायदा, लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर इंक्रोचमेंट बाय डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, डीटीसी, रेलवे। ये सारी जो सरकार की एजेंसियां हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो ग्रेवयार्ड्स थे, 29 बीघा, 28 बीघा, 17 बीघा, 15 बीघा, 12 बीघा, ये सब ग्रेवयार्ड जो है डीडीए के थ्रू, एमसीडी के थ्रू, एनडीएमसी के थ्रू कब्जा कर लिया। आज ये लोग ईमानदार बन के बताना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि हम तो मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर आप ईमानदार थे, एक बड़ा सवाल मैं सामने रख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता इसका जवाब दें। कांग्रेस सरकार होते हुए सिखों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर उनकी जमीनें, उनके गुरुद्वारे उनके हाथ में दे दिए गए और कहा कि इसका संचालन आप करो। जब ये हमारी प्रॉपर्टी 1970 के गजट में आ गई थी, तो मुसलमानों को भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह कमेटी बनाकर ये प्रॉपर्टियां हमें क्यों नहीं दी गई? इनमें लूट क्यों मचाई कांग्रेस ने? ये 250 बीघा दिल्ली में और अन्य राज्यों में जितनी जमीनें हैं, सारी सरकारों ने लूटपाट क्यों की है? तो मुसलमान के हितैषी कैसे हो सकती हैं ये पार्टियां? ये तो मुसलमानों को वर्गलाती हैं, मुसलमानों को सड़कों पे लाती हैं और मुसलमानों का मिसयूज कर रही हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, वहां मुसलमान को डराया गया कि अगर वो सड़कों पे नहीं निकलेगा तो उसका हक छिन जाएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 60 साल में मुसलमानों की ये पोजीशन हो गई कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान 15% था आजादी के बाद नौकरियों में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, आज वो घटकर 1% हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर ये लोग पता नहीं कौन से मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के की संपत्तियों का और मुसलमानों का हम देखरेख करने वाले हैं। पता नहीं कौन से मुंह से कहते हैं। इनको शर्म में नहीं आती कि मुसलमानों को दलित से बदतर बना दिया और आज फिर मुसलमानों को भड़काने का, लटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये लटकाओ भटकाओ जो कांग्रेस पार्टियां हैं, ये इनकी हमनवा पार्टियां, इनसे मुसलमानों बचो, अपने आप को बचाओ। ठीक है, ठीक है। लोग आपकी जिंदगी इससे भी बदतर कर देंगे। ठीक है, आपने बहुत स्पष्ट कह दिया। और मैं अभी वक्फ पे एक खबर पढ़ रहा था कि वक्फ की जमीनों पर कैसे कब्जा हुआ, और आप भी 250 बीघा की बात कर रहे थे जो छत्तीसगढ़ से खबर आ रही थी। मैं अपने संवाददाता से 2 मिनट बात करूं, लौट के आपका शुरू करता हूं। नीलंजन, आपसे बात करूंगा। गौरव चंदेल, क्या जानकारी है छत्तीसगढ़ में जो ये फर्जी नाम से रजिस्ट्री करा के जमीनें हड़पी गई हैं वक्फ की? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड को लेकर जो है बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो जांच टीम जो है तमाम जगहों पर भेजी गई थी,
वो टीम छत्तीसगढ़ भी पहुंची और यहाँ जांच की गई। जांच में यह निकला कि वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पर अवैध कब्जा था। अवैध कब्जा उन मार्केट पर जो रायपुर में, राजधानी में लगभग 60 सालों से चल रहे हैं। 60 साल पुराने जो दुकान है वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो है कब्जा किया हुआ है। आपको बता दूं कि शुरुआती समय पर जब एमपी और जो छत्तीसगढ़ है वो एक हुआ करता था, उस समय इन जमीनों को किराएदार के तौर पर जो लोग हैं उन्होंने लिया था, किराएदार के तौर पर वहां पर वो शामिल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो है उसके मालिक बन बैठे। तो इनकी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इन जमीन को पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी जानकारी ली और इस पर कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो की है। फिर से इन जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम पर करने की जो मांग है वो करते हुए नजर आए और निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड की जो 500 करोड़ की ज्यादा की जो संपत्ति है इसे फर्जी तरीके से रजिस्टर किया गया है। फर्जी तरीके से रजिस्टर कैसे किया गया है? किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर खड़ा कराया गया और उससे जो है इसको अपने नाम पर रजिस्ट्री कराया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत से घोटाले जो है वक्फ बोर्ड के जमीन के पर जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है गौरव चंदेल, 500 करोड़ की संपत्ति वक्फ को वापस होगी छत्तीसगढ़ में, जिस पर अवैध कब्जा चल रहा था इतने दिनों से, जो सर्वे के बाद सामने आया है और उस पर कार्रवाई भी अब कानूनी होगी। बहुत शुक्रिया गौरव मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। मैं अपने पैनल के पास वापस चलता हूं। निरंजन, मैं आपसे सवाल वो पूछूंगा और सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा, कुछ भी फंसाने वाली बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा। ममता दीदी ने कहा कि उस वक्फ कानून को लागू नहीं करेंगी। मुझे समझाइए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या रूल्स के मुताबिक वो ऐसा कह और कर सकती हैं? एकदम उस एक्ट में ही है, उस एक्ट में ही प्रोविजंस है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो जो डीएम है, डीएम का ऑफिस उसमें कार्रवाई करे या ना करे, ये एब्सोल्युटली एक्ट के तहत है और वो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो नहीं करेंगे। नहीं, एक्ट को लागू करने से रोक सकती हैं क्या वहां पे? नहीं, लागू कैसे होगा? लागू उसका कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। अगर एक्ट अगर कुछ बना है तो अगर उसको इफेक्ट में ही नहीं लाते हैं तो कैसे होगा? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। और सुन लीजिए, हाँ। ये भी क्लियर करना चाहिए, ये जो आपने इस्लामिक स्कॉलर करके बैठा है ये एक बीजेपी का नहीं बैठे हैं, प्लीज थोड़ा रेस्पेक्ट से बोलिए। नहीं ठीक है, क्या रेस्पेक्ट दे इनको? हर कोई बीजेपी का कुछ पता ही नहीं है, उनको पता है, कुछ बोलता है बीएसएफ पता है, बीजेपी के आदमी चैनल वालों को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। एवरीबडी इज लॉस्ट एक्सेप्ट यू, सब झूठ बोलते हैं तुम्हें छोड़ के। अरे आप भी तो बीजेपी का, कितना लोग, आपने 4 लोग बीजेपी का बैठा है। यू कैन नॉट हाइड बीजेपी। साजिद रशीदी को अगर आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हो तो साजिद रशीदी एक न्यूट्रल इस्लामिक स्कॉलर हैं। निरंजन, आई होप आप नहीं जानते। वो कह रहे थे कि बीएसएफ चोर, साजिद रशीदी मैंने बीजेपी को वोट दिया। रिपोर्ट कीजिए साजिद रशीदी। क्या मतलब है भाई? कुछ दिन पहले का वीडियो है, वो कह रहे थे कि मैंने बीजेपी को वोट दिया और सुमित पीर जी तो बीजेपी का ही स्पोक्स पर्सन है। अरे भैया, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, वोट देना मेरा अधिकार है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब इस चैनल ने बताइए, मैं कहा हूँ बीजेपी का स्पोक्स पर्सन? 2-3 बीजेपी के लोगों को इस चैनल में बैठा दिया है और मुझे टाइम नहीं दे रहा है। ठीक है, एक मिनट निरंजन, आप डिफाइन कीजिए, आप डिफाइन। ठीक है, आ रहा हूं साजिद रशीदी भाई, इनको पहले बोल लेने देते हैं फिर आते हैं। यू कैरी ऑन। नहीं, आप प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल आपसे क्लियर है, ममता दीदी कैसे रोक सकती है? और दूसरा, अगर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये फेलियर आपकी सरकार का है, कोर्ट कह रहा है कि यहां पर पुलिस नहीं, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करेंगी, तो आपका फेलियर क्यों नहीं है इन दंगों में? पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया है। कब किया है? राजीव जी, शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोर्ट गए थे और इसका मांग किया, तब मैं आपको एग्जैक्टली शुभेंदु अधिकारी गए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की बात तो हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया ना। बहुत बंगाल जल रहा है, क्या हो रहा है अभी? जी, मैं अभी कंफ्यूजन दूर किए देता हूं, मगर मुझे मौका दें। ठीक है, एक मिनट। साजिद रशीदी अपनी बात कह दे, फिर केतन आ रहा हूं। साजिद रशीदी। अच्छा ठीक। देखिए एक चीज समझ लीजिए अच्छी तरह, ये मामला सरकारों का है, टीएमसी सरकार का है। इसको जैसे अभी राजनीतिक विश्लेषकों में सुन रहा था, बार बार हिंदू मुसलमान, ऐसा मत कीजिए भाई। हिंदू मुसलमान पे ले जाके मत छोड़िए इसको।
ये राजनीतिक मामला है, इसको राजनीतिक रखिए। देश में नफरत मत फैलाइए। मैंने स्पष्ट रूप से टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया है। आप राजनीतिक जवाब दीजिए, राजनीतिक जवाब लीजिए, लेकिन इसको हिंदू मुसलमान करके कहीं आप नफरत फैलाने का काम मत कीजिए भाई। कौन कर रहा है? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक रहिए। फिर मैं कहता हूं, ठीक है, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। मैं समझ गया आपका नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन मैं समझ गया। डॉक्टर कौशल, राजनीतिक मुद्दा है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अब हालात क्या है, अब स्थिति क्या है, क्या सेंटर इंटरवीन करेगा? आपके लीडर्स कह रहे हैं वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। कई वहां पर जो लोग मालदा गए हुए शरणार्थी हैं, जो भी हिंदू कम्युनिटी से हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ने बात भी की थी, वो भी कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। क्या आप वाकई प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे? आप अपडेट कीजिए अपने आप को। मैं अपडेट कर रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। मैं आपको चाहे तो उन लोगों का टिक टैग भिजवा सकता हूं। निरंजन, आस्क फॉर इट एंड यू विल गेट इट। Yes, ask for it and you'll get it. पुलिस अभी उनका जो रिटर्न वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। Our reporter was there at Malda school. Many people have come back. बहुत सारे लोग कौशल कांत मिश्रा, और इनको आप ये कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी स्पोक्सपर्सन। राजीव जी, मैं सुन रहा था नीलांजन जी जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की फंक्शनिंग उन्होंने क्लियर कट कह दिया। उन्होंने कहा हम कानून लागू नहीं होने देंगे क्योंकि संविधान के तौर पे वो लागू करने से रोक नहीं सकते। फिर उन्होंने तरीका क्या लेफ्ट का बनाया कि डीएम चूंकि उसका मेन बंदा होता है तो डीएम को हम रोक देंगे तो कानून लागू ही नहीं होगा। जिसी तरीके से मतलब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो लागू होगा पर इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि डीएम के कंट्रोल में है। यही बोले ना, बिल्कुल सही। यही काम इन्होंने पुलिस वालों के साथ किया है। जब मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही थी, एकदम मुंह बंद करके राजीव जी, ये दिस इज नॉट डन यार। आपने बांग्लादेश को बुला के रखा है। ये वेस्ट बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का जो प्रवक्ता है, इसको बोलिए चुप रहे। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। निरंजन प्लीज, निरंजन एटलीस्ट लिसन टू हिम। बड़ी देर बाद मौका मिला है उन्हें बोलने का। आपको जवाब दे रहा हूं तो आपको बुरा लग सकता है, बट यू नीड टू लिसन। कौशल कांत, इन्होंने जिस तरीके से डीएम को बोला कि कंट्रोल कर लेंगे, इसी तरीके से उन्होंने पुलिस को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। और राजीव, अगर ऐसे डिबेट करानी है तो फिर क्या कंटिन्यूअस यही बोलेगा? निरंजन, आप खुद देख रहे हैं कितनी देर बाद बीजेपी स्पोक्सपर्सन को बोलने का मौका मिला है। निरंजन, आप क्यों इस डिबेट को डिरेल कर रहे हैं? निरंजन, आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं। निरंजन प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, डिबेट डिरेल मत कीजिए। या तो मुझे बोल स्पोक्सपर्सन को सुनिए। अगर आपको हर एक को टोकना है तो आपको सुनना होगा। कौशल कांत, कंप्लीट कीजिए। तो इनका ये तृणमूल कांग्रेस का तरीका है कि वो स्टेट मिशनरी को अपने कब्जे में कर लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस का गुलाम बना देते हैं, जिस वजह से स्टेट का फेल्योर हो जाता है। और उसका नतीजा ये है कि आज अभी राशिद भाई बोल रहे थे, राशिद भाई आप सुनिए, पश्चिम बंगाल में करीब 38,000 गांव हैं, जिसमें से आज ऑन डॉक्यूमेंट 8,000 गांव ऐसे हैं जिसमें एक भी हिंदू नहीं बचा है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के अपने आंकड़े हैं। मैं क्या करूं? सच्चाई तो यही है। दूसरी चीज, अभी प्लीज बीच में नहीं राजीव भाई, दूसरी चीज, अभी राशिद भाई बोल रहे थे और कांग्रेस और तृणमूल ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या राहुल गांधी भी बीजेपी के प्रवक्ता है? क्योंकि अभी गुजरात में एक मिनट सुन लीजिए प्लीज सर। गुजरात में राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में क्या बोला था कि कांग्रेस अभी तक मुसलमानों को, दलितों को और ब्राह्मणों को जोड़ करके पॉलिटिक्स करती आई, अब हमें उससे ऊपर उठ करके ओबीसी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो कांग्रेस का कैरेक्टर ही यही है, हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को जोड़ो और राज करो। और राशिद भाई आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान के बारे में देखना बंद कर दें। कैसे देखना बंद कर दें? अगर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट साफ हो जा रहा है, वहां पर 12% की आबादी बढ़ करके 65% हो जा रही है, आप कह रहे हो आप हिंदू मुसलमान की तरफ मत देखो। अरे आप झूठ फैला रहे हैं, आपको पता नहीं है। एकदम चुप रहिए प्लीज, फैक्चुअली बात कीजिए।
फैक्चुअली बात कीजिए। आप बताइए राहुल गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था? आप गलत राहुल गांधी ने बोला कि नहीं बोला ये बात? अरे भाई बेकार की बात करो आप अपने जाके राहुल गांधी आया सुमित, आया सुमित। आप गलत सुमित जी केतन को ठीक है, केतन को बोलने देते हैं। ठीक है ठीक है कौशल भाई, राजीव जी कौशल हाँ बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। राजीव जी एक आखिरी आंकड़ा, राजीव जी 1913 में पहली बार जब वक्त बना था उस समय से 2012 तक आंकड़े सुनिए 1913 से 100 साल बाद 2013 तक केवल प्रॉपर्टी जो वक्त की थी वो केवल कितनी थी? 11 लाख एकड़ की। सुनिए ना प्लीज, स्टॉप प्लीज, इडियट। अरे निकालिए यार इनको, क्यों रखा है डिस्टर्ब करने के लिए? निरंजन देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जिस तरीके से आप लगातार डाउट के घेरे में डाल रहे हैं, वो आपकी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, मेरे फोरम का नहीं। मेरे लिए बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और रहेगी। ये आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है निरंजन। नहीं निरंजन, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, नो दिस इज रॉन्ग। फॉर मी बीएसएफ एंड आर्मी सुप्रीम पोस्ट पर है। नो 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 यार बहुत हो गया राजीव भाई, बहुत हो गया। ठीक है राजीव भाई, इन्होंने हद पार कर दिया। अब ये हमारी देश की सेना को बैठ के यह गाली नहीं दे सकते। आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सुमित, आपसे आ रहा हूं। मुर्शिदाबाद हिंसा का एक वीडियो सामने आया है, जरा देखिएगा। वीडियो में हिंसा करते हुए दंगाई दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कों पर बड़ी संख्या में दंगाई हैं। ये पुलिस को क्यों नहीं दिखाई पड़े? ये टीएमसी को क्यों नहीं दिखाई पड़े? ये ममता दीदी की कैबिनेट को क्यों नहीं दिखाई पड़े? ये सारे के सारे वीडियोस अब सामने आने शुरू हो गए हैं और सड़कों पर किस तरीके से दंगाई घूम रहे हैं। ये सारे के सारे दंगाई गाँवों में जगह जगह मुर्शिदाबाद के इलाकों में घूम रहे हैं और ये जब ये दंगा कर रहे हैं तब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर भेजा है और शेयर किया है। ये जो वीडियो है और इस तरह के और वीडियो हम पहले भी दिखा चुके हैं। सुमित पीर, जवाब अब आपको देना है। मैं आता हूं लौट के। सुमित पीर जी, मुझे बहुत देर से आ रहा हूं। केतन आपको अलग से पूरा टाइम दूंगा। सुमित पीर जी। राजीव भाई देखिए, आज हमारे देश की विडंबना ये है, राजनीतिक फायदों के लिए हमारी सेना का नाम खराब किया जा रहा। हमारी सेना की लॉयल्टी पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उन लोगों ने जिन्होंने अपना खून पानी की तरह बहाया, ये सेना का अपमान करा। यहाँ पे बैठा हुआ हमारे सैनिकों के बलिदान को ये क्वेश्चन कर रहा है। आज तक जो नहीं हुआ भारत में, मुझे आपसे ज्यादा पता है। और ये राष्ट्रीय मुझे आपसे ज्यादा पता है। करोड़ भारतीयों का अपमान कराइए। 140 करोड़ भारतीयों। प्लीज लीव द शो। आई डोंट वांट यू। प्लीज लीव द शो। Please, country. I allow you to go. You should leave the country. I allow you to go, Nilanjan. One-sided. How dare you insult Indian Army? I allow you to go. Don't threaten me. मुझे मत डराइए। मुझे मत डराइए कि आप शो छोड़ देंगे। मुझे मत डराइए कि आप शो छोड़ देंगे। ये आपने कहा है। How dare you insult the valor of our army? अरे that is not the army. अरे what kind of कितने लोग खड़े रोज बंदूक लेके और आप उनका अपमान कर रहे हो। पूरे देश का अपमान किया। ओके डन, ठीक है। केतन का मत है। मैं केतन का निरंजन मैं रिक्वेस्ट करूंगा निरंजन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये ऑन एयर मुझसे कहते हैं कि आप मेरा शो छोड़ देंगे तो मुझे भी जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिए सबको, हर जगह डिस्टर्ब मत कीजिए। केतन कंटिन्यू कीजिए। केतन आपका जवाब। केतन आपका जवाब। देखिए भैया प्लीज डिस्टर्ब करो ना। हाँ तो बात ऐसा है कि जो ये बीएसएफ और ये लेकर जो चल रहा है, देखिए अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये ठीकरा जो है बीएसएफ पे अरे तुम्हारी ईशा खान की कुछ है। ईशा खान के तो अरे ईशा खान ओखाने छिलो ना केन वायर बस कहां से बेहुदा इंसान को पकड़ के लाए हैं भैया? किस अरे तुम बेहुदा है, बंगाली भी नहीं है। निरंजन आप समझ रहे हैं कि आप चौराहे पर नहीं खड़े हैं, आप डिबेट में हैं नेशनल चैनल पर, आप किसी रोड साइड क्रॉसिंग पर नहीं खड़े हैं,
आप मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा नहीं है निरंजन। आप टीएमसी के नेता हैं, थोड़ा बिहेव करिए टीएमसी के लीडर की तरह। केतन जायसवाल अपना जवाब पूरा कीजिए। जी देखिए, तो बीएसएफ जो है ना, एक तो केंद्रीय फोर्सेस को वहां पे हमारे माननीय कोर्ट के द्वारा तो आई है, मगर बात यह है कि उसके पहले भी वहां की जो डीएम है ना, उन्होंने बीएसएफ को ऑलरेडी चिट्ठी लिख दिया था कि ये मामला हमारे बस का नहीं है, हमारी पुलिस निकम्मी है। उसके पहले ही वहां बीएसएफ डिप्लॉय कर ली गई थी राज्य सरकार के ही निवेदन पे। तो ये बात को हमें जानकारी में रखना होगा। और बाद में जब देखा तो फिर उसी बीएसएफ इन्होंने ठिकरा फोड़ दिया। ये कैसे दोगले लोग हैं, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि हमारे मौलाना साहब जो बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की कहने और कथनी में और करने में बड़ा फर्क होता है। हम बंगाल में रहते तो हम जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा ने इस वक्त के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया, बंगाल में क्यों नहीं किया? यहाँ जो होती है सिर्फ मुसलमानों को जबान से खुश किया जाता है, मुसलमानों के पक्ष में बंगाल सरकार कुछ नहीं करती। और ये जो दंगा है, ये मुसलमानों के जो वाजिब जो उनकी जो डिमांड है, वाजिब जो उनकी जो आंदोलन है, उसको धूमिल करने के लिए उसमें तृणमूल को गुंडों को ढुका दिया गया, घुसाकर उसमें झमेले के मतलब एक तरह का उसमें शोरगुल पैदा कर दिया गया। पुलिस के ऊपर तृणमूल के नेताओं ने आक्रमण किया और वहां पे स्थिति इतनी खराब हो गई, यूं चुनावी फायदा लेने के लिए, क्योंकि इनके काम से हिंदू हो मुसलमान हो बंगाल में सभी खफा है। इनके भ्रष्टाचार से, इनकी चोरियों से, अभी कुछ दिनों पहले 26,000 लोगों की नौकरी चले गई इनके भ्रष्टाचार के चलते। तो ये हिंदू मुसलमान सभी हैं, तो इन सबसे नजरों को घुमाने के लिए। और दूसरी नंबर बात कि एक पोलराइजेशन करने के लिए, इस पोलराइजेशन में भाजपा भी शामिल है, तृणमूल भी शामिल है, दोनों ही शामिल है। आप बताइए, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो या फिर इनके एक विधायक हो तृणमूल के हुमायूं कबीर करके, दोनों ही भड़काऊ भाषण देते हैं, पर सरकार कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितना पोलराइजेशन होगा उतना ठीक है। फायदा है। सुमित पीर, क्या ये सब कुछ पोलराइजेशन के चक्कर में हो रहा है? 10 सेकंड चाहता हूँ, 10 सेकंड चाहता हूँ आपसे, 10 सेकंड मैं 10 सेकंड बता दूं। देखिए, जो मुर्शिदाबाद को आज मैं 10 सेकंड में ले लूं, मुर्शिदाबाद को जो बदनाम किया जा रहा है, मुर्शिदाबाद वह जिला है जो 70% मुसलमान होने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद जिलों में 3 एमपी आते हैं, उससे 2 हिंदुओं को इलेक्ट करता आया। अधीर रंजन चौधरी जी उसी मुस्लिम बहुल जिले से 5 बार एमपी जीत कर आए, हमारे प्रणब जाता वहीं से एमपी जीत कर आए। तो आज जो मुर्शिदाबाद की छवि दिखाई जा रही है, ये नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ और बीजेपी के कुछ षड्यंत्र के चलते ये हो रहा है। राजीव जी, हाँ राजीव भाई, हाँ राजीव जी, एक 10 सेकंड का कमेंट ये है कि जैसा इन्होंने कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी जिसपे सारा मुद्दा हो रहा है, 1913 से लेकर के 2013 तक कुल प्रॉपर्टी वक्फ की जो बनी थी वो 18 लाख एकड़ बनी थी। कांग्रेस, जिस वजह से मुर्शिदाबाद से इनके एमपी जो उनके आते हैं, कांग्रेस की सरकार ने ऐसे 57 अमेंडमेंट किए इसी वक्फ बिल में कि 2013 से लेकर के 2025 अभी तक टोटल प्रॉपर्टी बन गई 21 लाख एकड़ केवल, और टोटल हो गई 39। यानी कि जितनी 100 साल में वक्फ बोर्ड ने नहीं गेन की थी, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी पिछले 10-12 साल में बना ली। ठीक है, ये सच्चाई है। और इसी वजह से 10 सेकंड सुमित पीर, 10 सेकंड बस 10 सेकंड लीडर चुन के आते हैं। सुमित पीर, उनका जो उनकी जमीनें जो है डिजिटाइज। सुमित पीर, अरे भाई, आप कौन सा ऐसा फार्मूला लगा दिया जिसकी सुमित पीर ठीक है, 21 लाख एकड़ बन गई ठीक है 12 साल में। सुमित पीर, ये सच्चाई है, फैक्ट की बात कीजिए। सुमित पीर बोलिए, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट चेक किए जा सकते हैं। आपका काम ही है दंगा फैलाना। क्या मेरे को फैक्चुअली गलत करो ना, पॉलिटिकल भाषण मत दो। यहाँ पे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति खुल के चलती है। मुस्लिम वोट बैंक चाहिए ममता दीदी को। एक बार बताइए, मैं यहाँ मुसलमानों को भी पूरी तरह से दोष नहीं दूंगा, 40% मुसलमानों की आबादी आसाम में, दंगा हुआ नहीं हुआ, शासन प्रशासन टाइट है, क्योंकि शासन नहीं चाहता दंगा हो। सबसे ज्यादा मुसलमान देश में कहा, यूपी में बाबा के अंडर है, दंगा हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? शासन प्रशासन टाइट है। जब खुद शासन प्रशासन राजनीतिक संरक्षण दे, जब शासन प्रशासन भड़काए, आओ सड़कों पे आओ, दंगा करो, मैं रूल नहीं मानूंगी, मैं पार्लियामेंट कानून पास करेगा, मैं नहीं मानूंगी, मैं अपने आप में सरकार हूं, मैं अपने आप में देश हूं। आप दंगाइयों को एक सिग्नल दे रहे हैं, आके दंगा करो, और अल्टीमेटली क्या है, बंगाल के हिंदू को डरा। मेरे सभी दर्शकों ने आप लोगों को सुना, मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम एक मैसेज जरूर चला गया है कि क्या हो रहा है जमीन पर, क्या हो रहा है राजनीतिक बयानबाजी में। टीएमसी को कम से कम
अपने नेता के बिहेवियर पर यहाँ पर सोचना जरूर होगा, जिन्होंने हमारे हर पैनलिस्ट को रोका, हर पैनलिस्ट को टोका। शायद वो सबके तर्क सुनते तो अपनी बात बेहतर तरीके से जरूर रख सकते थे, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है ये धीरे धीरे खुलकर सामने आएगा। हालात नॉर्मलसी की तरफ जैसी खबरें आ रही हैं बढ़ चले हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।